Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture dissolution of firm by court. न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन। न्यायालय जो है 7 परिस्थितियों में फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर कर सकता है। ग्राउंड ये हैं, यदि कोई फर्म का पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, विकृत चित्त हो जाता है, सेक्शन 44 का क्लास ए है। जहां दूसरा है फर्म का जो पार्टनर है परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है, काम करने के लिए असमर्थ हो जाता है। तीसरा है जहां पर फर्म का कोई पार्टनर दुराचरण का दोषी है, मिसकंडक्ट का दोषी है, क्लास सी है सेक्शन 44 का। फोर्थ है जहां पर जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कंटिन्यू वायलेशन यदि कोई पार्टनर कर रहा है, पार्टनरशिप डीड का 44D है। 44E में है जहां कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट जो है दूसरे पार्टनर की कंसेंट के बिना ट्रांसफर कर देता है। और 6th है जहां पार्टनरशिप फर्म के कारोबार में कंटिन्यू नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, प्रॉफिट की फ्यूचर में कोई संभावना नहीं है, सेक्शन 44F है। एंड जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स है, यदि ऊपर के ग्राउंड्स में फर्म का डिसोल्यूशन नहीं आता है, न्यायालय फिर भी उचित समझता है तो इस ग्राउंड के तहत जो है फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। पहला है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वेयर पार्टनर जो है इंसेन हो जाता है, इंसेनिटी ऑफ ए पार्टनर, फर्म का कोई पार्टनर पागल हो जाता है, विकृत चित्त हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि फर्म का कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया है, दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं रह गया है, तो और फर्म के दायित्वों को, लायबिलिटीज को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो पार्टनर्स के अनसाउंड माइंड होने जाने पर, इंसेन हो जाने पर, पागल हो जाने पर सूट फाइल किया जा सकता है वाइंडिंग अप के लिए, वो डिसोल्यूशन के लिए। सेक्शन 44A कहती है कोई भागीदार विकृत चित्त हो गया है, जिस दशा में उस व्यक्ति के जो विकृत चित्त हो गया है वादमित्र द्वारा वाद ऐसे ही लाया जा सकेगा जैसे किसी दूसरे भागीदार द्वारा। इस प्रकार किसी पार्टनर के अनसाउंड माइंड या इंसेन हो जाने पर उस पार्टनर के नेक्स्ट फ्रेंड द्वारा फर्म के डिसोल्यूशन के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। और फर्म जो है वो किसी भागीदार के विकृत होने पर फर्म का विघटन उस अनसाउंड माइंड और दूसरे भागीदारों के हित में होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि कोई फर्म का पार्टनर इंसेन हो गया है और जिससे वो फर्म के दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो गया है, और तो वाद जो है उसके नेक्स्ट फ्रेंड द्वारा लाया गया है, तो ऐसी स्थिति में फर्म न्यायालय को डिस्कशन है, न्यायालय फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश दे सकता है। रायलैंड बनाम इवेंस एंड विलियम रायलैंड के केस में फर्म के एक पार्टनर के पागल हो जाने पर फर्म की ओर से उस पागल भागीदार के अभिरक्षक की नियुक्ति के लिए न्यायालय से रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन न्यायालय ने अभिरक्षक तो नहीं अपॉइंट किया लेकिन फर्म के डिसोल्यूशन का आदेश दे दिया। कहने का मतलब यह, दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, ABC एक कपड़े की फर्म के पार्टनर हैं, C पागल हो जाता है, C का वादमित्र न्यायालय में मुकदमा फर्म के विघटन के लिए ला सकता है। सेकेंड है परमानेंट इनकैपेबिलिटी इनकैपेसिटी, सेक्शन 44B है, जहां कोई पार्टनर अपने कर्तव्यों का पालन करने में स्थायी रूप से असमर्थ होगा, परमानेंटली इनकैपेबल होगा, तो फर्म के विघटन के लिए फर्म के दूसरे पार्टनर सूट फाइल कर सकते हैं। पर स्थायी रूप से असमर्थ व्यक्ति, परमानेंटली जो है इनकैपेबल पर्सन द्वारा फर्म के विघटन के लिए सूट नहीं फाइल किया जा सकता है। सेक्शन 44B कहती है कि कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, भागीदार के तौर पर कर्तव्यों का पालन करने में किसी प्रकार स्थायी रूप से असमर्थ हो गया है। कहने का मतलब है यदि किसी फर्म का कोई पार्टनर
फर्म के कार्यों को करने के लिए स्थायी रूप से असमर्थ हो गया है, तो फर्म को जो है कि विघटन के लिए वाद लाया जा सकता है। वाद जो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है उससे भिन्न जो है पार्टनर द्वारा लाया जाएगा। हाँ, लेकिन यदि परमानेंटली जो है इनकैपेसिटी नहीं है, धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है, तबीयत ठीक हो रही है, तब फिर न्यायालय जो है डिसोल्यूशन का आर्डर नहीं करेंगे। विटोल वर्सेस आर्थर के केस में एक पार्टनर को लकवा मार गया था। फर्म के दूसरे भागीदारों द्वारा फर्म के विघटन का वाद लाए जाने पर न्यायालय ने विघटन का आदेश इसलिए देने से इनकार कर दिया क्योंकि डॉक्टरों की राय में उसे लकवाग्रस्त भागीदार की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी और उसके पूरी तरह स्वस्थ होने की पॉसिबिलिटी थी। फिर है भागीदार का दुराचरण। भागीदार का मिसकंडक्ट ऑफ ए पार्टनर 44C है। कोई पार्टनर जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न है ऐसे आचरण का दोषी है जिससे कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उस कारोबार के चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव संभाव्य है ना। अतः कोर्ट जो है भागीदार के दुराचरण के आधार पर फर्म के डिसोल्यूशन के लिए आदेश तभी जारी करेंगे जब उसकी राय में फर्म का कोई पार्टनर दुराचरण का मिसकंडक्ट का दोषी है। दूसरा, दुराचरण ऐसा है जिससे फर्म के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। थर्ड, विघटन के लिए वाद दुराचरण भागी द्वारा नहीं दायर किया गया है जबकि फर्म को के किसी अन्य भागीदार द्वारा दायर किया गया है जो कि फर्म के दूसरे भागीदार से भिन्न है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि बाईकोर्ट जो है या न्यायालय जो है या कोर्ट डिसोल्यूशन का आर्डर तब तक नहीं देते जब तक कि दोषी भागीदार के आचरण से फर्म के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो। स्नो वर्सेस मिलफर्ड 1868 के केस में मिलफर्ड एक बैंकिंग फर्म का पार्टनर था। जिस शहर में बैंक की थी उस शहर की कई महिलाओं से के साथ मिलफर्ड का यौन रिलेशन थे। मिलफर्ड ने इस आचरण के कारण मिलफर्ड की पत्नी ने भी छोड़ दिया था। मिलफर्ड के इस दुराचरण के आधार पर फर्म के दूसरे पार्टनर ने फर्म के विघटन के लिए वाद किया, जो न्यायालय ने विघटन का आदेश न देते हुए कहा कि विचार व्यक्त किया कि परस्त्रीगामी भागीदार भले ही कितना खराब क्यों न हो, परंतु उसे इस आधार पर फर्म से नहीं निकाला जा सकता है कि इस आधार पर जो है फर्म के भागीदार को तब निकाला जा सकता है जब उसके अनैतिक आचरण से फर्म के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो। इस आधार पर फर्म के भागीदार को तभी निकाला जा सकता है जब उसके अनैतिक आचरण से फर्म के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो, जैसे पड़ा हो। डॉक्टरों का फर्म का कोई पार्टनर मरीज के साथ दुराचरण करता है तो फर्म का विघटन हो सकता है, परंतु बैंकर के मामले में न्यायालय द्वारा ये नहीं कैसे कह सकता है कि परस्त्रीगामी भागीदार के कारण ग्राहक का धन असुरक्षित हो गया है। एसर वर्सेस हार्वर्ड 1860 के केस में न्यायालय ने वहाँ विघटन का आदेश दे दिया जहाँ वकीलों की एक फर्म के एक वकील को भागीदार का पैसा गबन करने के कारण उसे सजा दी गई थी। इस प्रकार काल्विचन बनाम इवांस के मामले में फर्म के एक भागीदार को बिना टके यात्रा करते समय करने पर दंड दिया गया था। न्यायालय ने इसे भागीदारी का विघटन का पर्याप्त आधार माना। फिर है भागीदारी करार का लगातार उल्लंघन 44D। यदि कोई पार्टनर फर्म की डीड में दिए हुए प्रोविजंस का एग्रीमेंट का बार बार वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति से भिन्न यानी कोई डिफरेंट जो है पार्टनर फर्म के डिसोल्यूशन के लिए वाद ला सकता है। ऐसे करारों का भंग जानबूझकर या बार बार करता है जो फर्म के कामकाज के प्रबंध या फर्म के कारोबार के संचालन में संबंधित हों या अन्यथा उस कारोबार से संबंधित बातों से ऐसा आचरण रखता है कि उसके भागीदार में वह कारोबार करना भागीदारों के लिए उपयुक्त साध्य नहीं है।
सेक्शन 44D में कहा गया है जब भागीदारी करार का उल्लंघन किया गया हो, उल्लंघन किसी पार्टनर ने किया हो, उल्लंघन जानबूझकर किया हो, उल्लंघन बार बार किया हो, उल्लंघन ऐसे करारों का हुआ हो जो या तो फर्म के व्यापार से संबंधित है या फर्म के प्रबंधन से संबंधित है, या भागीदार के आचरण के कारण दूसरे भागीदारों को उसके साथ काम करना असंभव हो गया है। विघटन के लिए वाद ऐसे भागीदार से किया गया हो जो जानकारी करार जो भागीदारी करार के उल्लंघन का दोषी नहीं है। वली वेंकट स्वामी बनाम गनाथुल्ला AIR 1964 के मामले में प्रबंध भागीदार ने वर्णित रकम से बहुत अधिक रकम अपने पास रख ली थी। दूसरे भागीदारों को न तो फर्म का हिसाब किताब देखने देता था और न ही भागीदारी को कोई नोटिस होने देता था। भागीदारी विघटन का न्यायालय ने आदेश दे दिया। इस प्रकार न्यायालय ने ऐसे विघटन का आदेश दे दिया जिसका कि एक भागीदार दूसरे भागीदार की राय में नहीं मांगता था और दूसरे भागीदारों की राय जालसाजी भी करता था। हरिसन वर्सेस बनाम टेनेंट। नेक्स्ट है किसी भागीदार द्वारा भागीदारी हित का अंतरण। सेक्शन 44E है यदि कोई पार्टनर सारे पार्टनर की कंसेंट के बिना अपना इंटरेस्ट अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफर कर देता है तो भागीदारी समाप्त हो जाती है। किसी भागीदार ने जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो फर्म में अपना हित किसी प्रकार से अंतरित कर दिया है या अपने अंश को सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 49 के अधीन भारत के जाने दिया है अथवा अपने शोध राजस्व की एक बकाया के रूप में वसूली किन्हीं कारणों से शोधों की वसूली में बिक जाने दिया है। इस प्रकार भागी द्वारा अपने हित का अंतरण करने पर वाद तभी लाया जा सकता है जब किसी भागीदार ने फर्म के हित का अंतरण किया हो, अपने हित को किसी अन्य को अंतर बेच दिया हो। ऐसे अंतरण जो संपूर्ण हित का किया गया है, अपने हित का बाधित होने दिया गया है या सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची के 28 के दिन नियम 49 के तहत अधीन हुआ है या भागीदार ने अपने हित का बकाया मालगुजारी की भांति वसूल किए जाने हेतु बिकने दिया है। एंड लास्ट विघटन का वाद हित अंतरण करने वाले भागीदार द्वारा नहीं दायर किए गए व्यक्ति किसी अन्य द्वारा किया गया है। फिर है भागीदारों फर्म को निरंतर हाल। देखो बिजनेस सदैव प्रॉफिट के लिए क्या है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आता है। ये ना कि बात हम नुकसान होता है नुकसान बियर करना होता है, लेकिन हानि जो है कोई प्रिज्यूम करके बिजनेस नहीं करता है। फर्म बनाने का ऑब्जेक्ट ही सदैव व्यापार में लाभ अर्जित करना होता है। जब फर्म लगातार घाटे में चल रही हो और सुनिश्चित हो गया हो कि व्यापार केवल घाटे में ही चला जा सकता है, कभी लाभ होने की संभावना नहीं है। जैसा कि जेनिंग्स बनाम बेटले के केस में एक भागीदारी फर्म को सारी पूंजी खत्म हो गई थी, अतिरिक्त पूंजी कोई व्यवस्था लगाने की नहीं थी और बिना अतिरिक्त पूंजी के फर्म आगे नहीं चला जा सकती थी। इस न्यायालय ने इसमें फर्म के विघटन का आदेश दे दिया। काओ जी लाला भाई 1876 के हम दो पार्टनर फर्म में थे, दोनों के बीच करार था। सहभागीदार फर्म का प्रबंधन करेगा जिसके बदले में उससे कमीशन मिलेगा। पता चला फर्म के व्यापार को हानि के लाभ पर नहीं चलाया जा सकता, प्रीकॉन्सिल ने फर्म के विघटन का आदेश दे दिया। इसी प्रकार रहमतुन्नेसा बेगम वर्सेस प्राइसेस के केस में है एक फर्म जो सिगरेट ग्रेनाइट और अन्य पटकारों की आपूर्ति के लिए बनाई गई थी, जिससे खानों की खुदाई करके ग्रेनाइट और पदार्थों की आपूर्ति करनी थी, जिससे भागीदारी विलेख में ये वर्णित था कि बंदरगाह का एक हिस्सा के निर्माणार्थ ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों की अनुमति होने तक मंजूरी फर्म चालू रहेगी। 4 वर्षों तक काम बंद होने के बाद फर्म के पार्टनर को ज्ञात हुआ कि वह फर्म ये कार्य बिना हानि उठाए नहीं हो सकता। प्री काउंसिल ने ऐसे जो है फर्म को डिजॉल्व करने का आदेश दिया। 7वां है न्याय संगत एवं उचित आधार। फर्म को यदि जो है ऊपर फर्म को डिजॉल्व करना ही है और ऊपर जो 6 ग्राउंड बताए गए उसमें नहीं आ रहा है, तो न्यायालय ने फर्म जो है अधिनियम न्यायालय को बहुत वाइड पावर इसमें देता है
कि यदि ऊपर 6 में नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है कि फर्म को डिजॉल्व करना जरूरी है। जैसे एनएडीजे टोबैको कंपनी के केस में हुआ था कि 2 सिगरेट व्यापारी थे, प्राइवेट कंपनी बनाई, दोनों ही शेयर होल्डर, दोनों ही डायरेक्टर थे। मध्यस्थम विवाद के दौरान जो है दोनों में इतने संबंध खराब हो गए कि सचिव के माध्यम से जो है बात होती थी। यद्यपि कंपनी का कारोबार लाभ पर चल रहा था, न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दिया कि प्रबंधकों में गतिरोध था। तो इसी प्रकार जो है एक भागीदारी फर्म सिनेमा चलाने का कारोबार करती थी, बाबूलाल कन्हैया लाल का है या 1950 से। फर्म के भागीदारों में सदैव विश्वास का अभाव था, पुरानी लाई हुई थी। फर्म की संपत्ति में 48% भाग मालिक फर्म का विघटन चाहते थे, मालिक फर्म का विघटन चाहते थे। फर्म के विघटन के लिए वाद लाए जाने पर न्यायालय ने फर्म के विघटन का आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार बाबूलाल कन्हैया लाल का वाद था। कलम भागीदारी फर्म थी, फर्म के भागीदार सद्भाव में विश्वास, आपस में सद्भाव में विश्वास नहीं था, अभाव था। पुरानी लड़ रही थी, फर्म की संपत्ति 48%, मालिक फर्म का विघटन चाहते 48%। फर्म के विघटन की रिवाज लाए जाने पर न्यायालय ने फर्म के विघटन का आदेश पारित कर दिया। थैंक यू।